वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वो अजीब सी लजलत सी अदा लिए खड़ी थी। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं और चेहरे पर एक हल्की सी सुर्खी थी। मैं हैरत से उन्हें देखता रहा। दिल में एक अजीब सी खलबली मच गई थी। आंटी इस सन्यासी बाबा के साथ इतनी देर क्या बातें कर रही थीं? ये सवाल मेरे ज़हन में बार बार घूम रहा था। कुछ देर बाद वो सुनिसी बाबा उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक पुरसुकून तासुर था। उन्होंने पास ही रखे हुए चिमटे उठाए और एहतियात से कुछ जूनकी पकड़े। फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लिया। ये एक कदीम तर्ज का इलाज लग रहा था, शायद किसी तकलीफ के लिए। इतनी देर में आंटी सामने वाले खाट पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा कदरे संजीदा था, मगर आंखों में एक खासी गहराई थी। वो कभी बाबा की तरफ देख रही थीं तो कभी अपने हाथों को देख रही थीं। उनके चेहरे पर शर्म और सोच का मिला जला तासुर था। मैं दूर खड़ा उन सबको खामोशी से देख रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आंटी का ये रूप, इस सुनिसी बाबा के साथ उनकी बातें और अब ये जोंको वाला मंजर, सब कुछ मिलकर मेरे जहन में तूफान बर्पा कर रहा था। मैं सोच रहा था कि आंटी के दिल में क्या चल रहा होगा। क्या वो किसी तकलीफ में है? ये सिर्फ एक रूहानी इलाज है। मेरे दिल में उनकी फिक्र के साथ साथ एक हसद सा भी पैदा हो रहा था कि वो किसी और के साथ इतनी देर बात कर रही है। इतने में आंटी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी शर्मिंदगी थी, जैसे वो जानती हों कि मैं सब देख रहा हूं। आंटी नीम दराज हो चुकी थी। उनका कदरे थका हुआ लग रहा था। सुनिसी बाबा ने आहिस्ता से पास जाकर जोंकों को एक साफ ट्रे में रख दिया। फिर साथ रखी हुई शीशी से एक खास किस्म का महलूल निकाला और एहतियात से इसे इस्तेमाल किया। ये सब कुछ एक कदीम और रूहानी इलाज का हिस्सा लग रहा था। इसके बाद मेरी हैरत का सिलसिला थोड़ा रुक गया जब मैंने देखा कि आंटी मेरे सहारे के साथ चल रही थी। उनका एक पर था और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। उनके जिस्म की हल्की सी गर्मी मुझे फिर से महसूस हो रही थी। करीब होने की वजह से उनकी सांसों की आवाज़, उनके जिस्म की हल्की हरारत और नर्म वजूद मेरी तरफ मुंतकिल हो रहा था। मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। मैं उन्हें सहारा देते हुए एहतियात से चल रहा था। उनका मेरे से हल्का सा लग रहा था। इस कुर्बत से मेरे अंदर एक अजीब सी बेकरारी, शर्म और एक हल्की सी खुशी का मिला जला एहसास पैदा हो रहा था। आंटी का वज़्न मेरे ऊपर था, मगर ये वज़्न मुझे बोझ नहीं बल्कि एक खासी जिम्मेदारी और कुर्बत महसूस हो रही थी। उनकी आंखें जुज़वी तौर पर झुकी हुई थीं। चेहरे पर थकन के साथ साथ एक शर्मिंदा सा तासुर भी था। हवा में उनके बालों की हल्की खुशबू आ रही थी जो मेरे हवास को मुतासिर कर रही थी। मैं खामोशी से उन्हें सहारा देता हुआ चल रहा था, मगर दिल के अंदर तूफान बरपा था। यह कुर्बत, ये लम्हात, ये एहसास, सब कुछ मुझे एक ख्वाब की तरह लग रहा था। कुछ फासले पर आगे एक खूबसूरत और हाई क्लास जूस एंड आइसक्रीम कॉर्नर था जो सेक्शन के लिए मखसूस था। जगह बहुत पुरसुकून और प्राइवेट लग रही थी। आंटी ने मुझे साथ लेकर उस कैफे की तरफ चल दे। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो अंदर का माहौल बहुत अच्छा और आरामदेह था। आंटी ने बराह रास्त एक प्राइवेसी वाले केबिन की तरफ इशारा किया। ये केबिन वाकई बेहतरीन थे, बिल्कुल अलग थलग, एक दूसरे से अलग अलग जगह पर बने हुए, जहां कोई आसानी से झांक नहीं सकता था। अंदर आमने सामने नर्म और आरामदेह सोफा सीट्स लगे हुए थे। दरमियान में एक खूबसूरत शीशे का टेबल रखा था जो खूबसूरत लग रहा था। केबिन के अंदर हल्की सी मध्यम लाइटिंग थी जो माहौल को और भी रोमानवी और परसुकून बना रही थी। हवा में हल्की सी मीठी खुशबू आ रही थी। आंटी मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गईं। मैं भी उनके सामने बैठ गया। उनके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वही शर्मिंदगी और खास सी चमक मौजूद थी। हम दोनों के दरमियान शीशे का टेबल था, मगर फिजा में एक अजीब सी कुर्बत और कशिश महसूस हो रही थी। आंटी ने मेरी तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, यहाँ का जूस और आइसक्रीम बहुत अच्छा होता है, थोड़ा आराम कर लो। मैंने सर हिलाया, मगर दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई थीं। ये अचानक कैफे में आना, ये प्राइवेट केबिन और आंटी के साथ अकेले बैठना, सब कुछ मिलकर मेरे अंदर एक तूफान सा बर्पा कर रहा था। कुछ देर बाद वेटर अंदर आया। आंटी ने नरमी से इसे हुक्म दिया, 2 फ्रेश एप्पल जूस ले आओ। वेटर ने जूस सर्व कर दिए।
खूबसूरत गिलासों में ताज़ा एप्पल जूस की खुशबू फैल रही थी। जूस रखने के बाद आंटी ने आहिस्ता से कहा, कुछ देर बाद स्पेशल फ्रूट चाट भी दे जाना। वेटर ने सर हिलाकर इजाज़त ली और वापस चला गया। मैं घूंट घूंट जूस पीते हुए सोच रहा था कि ये सब क्या मामला है। आंटी के पर जूनकी लगाना, सुनिसी बाबा का मशवरा, वो कदीम इलाज, और अब ये अचानक प्राइवेट कैफे में आना, सब कुछ मेरे ज़हन में उलझा हुआ था। उनकी सेहत के बारे में फिक्र भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि आंटी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नर्म थीं मगर उन्हें एक गहराई थी जो मुझे हैरान कर रही थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूछा, क्या सोच रहे हो? मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। उनकी आवाज़ में एक खास सी नरमी थी। कैफे के इस प्राइवेट केबिन में हम दोनों अकेले थे। बाहर की दुनिया से अलग, सिर्फ हम दोनों, मध्यम रोशनी और दरमियान में शीशे का टेबल। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, बस कुछ नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे दिल में तूफान बरपा था। आंटी की मौजूदगी, उनकी कुर्बत, रात वाले वाकयात, सुनिसी बाबा वाला मंजर और अब ये अकेले बैठना, सब कुछ मिलकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेकरारी पैदा कर रहा था। आंटी ने जूस का एक घूंट लिया, फिर मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में शर्म भी थी और एक हल्की सी कशिश भी। मैं उनकी आंखों में देखकर सोच रहा था कि उनके दिल में क्या चल रहा होगा। आंटी ने आंखों के सामने चुटकी बिजाई और नर्म आवाज में कहा, किधर खो गए हो? मैं चौंक कर होश में आया। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मेरा सांस ही रुक सा गया। वो मेज पर हल्का सा झुक कर मुझे देख रही थी। उन्होंने अपनी बड़ी चादर उतार कर एक तरफ रख दी थी। अब उनका लिबास निस्बतन ज्यादा वाज़ेह हो गया था। उनका खूबसूरत और दिलकश वजूद मध्यम रोशनी में मजीद हुसैन लग रहा था। उनकी और लिबास की नर्म रुख एक खास सी कशिश के साथ नजर आ रहे थे। मेरी आंखें एक लम्हे के लिए उनकी तरफ जिम सी गईं। उनका ये अंदाज, करीब से देखना और वो शर्मिंदा सी मुस्कुराहट, सब कुछ मिलकर मेरे दिल में एक तूफान बर्पा कर रहा था। मैं एक अचानक सी हरारत दौड़ गई और सांस तेज हो गई। मैंने फौरन नजर झुका ली। शर्म और बेकरारी का एक शदीद एहसास दिल में उठ रहा था। आंटी की ये अदा, ये कुर्बत और ये प्राइवेट माहौल, सब कुछ मुझे एक ख्वाब की तरह लग रहा था। उन्होंने मेरी ये हालत देखकर हल्का सा मुस्करा दिया। उनके पर हल्की सुर्खी चढ़ आई थी। वो अब भी मेज पर हल्का सा झुके हुए मुझे देख रही थी, जैसे मेरी बेचैनी से लुत्फ अंदोज हो रही हो। केबिन में खामोशी थी, सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज़ और बाहर से आती हुई हल्की सी मौसीकी सुनाई दे रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वो उन्हें भी सुन रही होंगी, वजह से उनका लिबास उनके खूबसूरत पर अच्छी तरह से फुट बैठा हुआ था, जो उनकी कुदरती खूबसूरती को मजीद नुमायां कर रहा था। उनकी कुल्लिवेज लाइन मुझे एक लम्हे के लिए साकित किए हुए थी। आंटी ने हल्की सी खूबसूरत लिपस्टिक भी लगाई हुई थी, जो उनके को और ज्यादा दिलकश बना रही थी। उनके से एक हल्की सी मीठी खुशबू आ रही थी जो मुझे मदहोश किए दे रही थी। बंद केबिन की खामोशी में उनकी ये अदा, उनकी जवानी की चमक और वो खास अंदाज, सब कुछ मिलकर एक नाकाबिले बर्दाश्त कशिश पैदा कर रहा था। औरत जब सादा होती है, कुदरती होती है और निस्बतन जवान होती है तो इसमें एक अलग ही दिलचस्पी और कशिश पैदा हो जाती है। आंटी में भी वही बात थी। उनकी उम्र के बावजूद उनमें एक ताजगी, एक चमक और एक खास सी अदा थी जो किसी को भी मुतासिर किए बगैर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। सांस रुक सी गई थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लग रहा था वो बाहर निकल आएंगी। मैं एक अजीब सी हरारत दौड़ रही थी। शर्म भी हो रही थी मगर आंखें उनकी तरफ से हिट ही नहीं पा रही थीं। आंटी ने मेरी ये हालत देखी तो उनके पर एक हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हल्का सा झक कर पूछा, क्या हुआ? अचानक खामोश क्यों हो गए? उनकी आवाज में नरमी थी मगर इस नरमी में एक खासी मिठास थी जो मेरे कानों में घुल रही थी। मैंने फौरन नजर झुका ली पर गर्मी चढ़ आई थी। केबिन के अंदर मध्यम रोशनी, मीठी खुशबू और हम दोनों के दरमियान यह कुर्बत, सब कुछ मिलकर एक रोमानवी और पुरअसरार माहौल बना रहा था। आंटी एक तजर्बाकार और समझदार खातून थी। उनकी उम्र के साथ साथ उन्हें एक खास किस्म की बालिग कशिश और फहम भी पैदा हो चुका था। वो सब कुछ भांप चुकी थीं कि मैं उनमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। मेरी नज़रों, मेरी बेचैनी और मेरी शर्मिंदगी, सब उनकी नज़र से छुपा नहीं था।
वो हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में शर्म के साथ साथ एक औरत वाली चालाकी भी थी। उन्होंने नर्म और मिठास भरी आवाज में कहा, तुम हैरान हो रहे होगे ना? मैं बताती हूँ तुम्हें। वो थोड़ा सा आगे झुकी और मुस्कुराते हुए बोले, हम लोग बहुत शौकीन हैं खाने पीने के। खास तौर पर मुझे मोरोह मछली पाए, ड्राई फ्रूट्स और अंडे बहुत पसंद हैं। उन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक है। उनकी ये बात सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक खास सी चमक थी। वो मुझे देखकर मुस्करा रही थीं, जैसे मेरी हैरत से लुत्फ अंदोज हो रही हो। उनकी ये बात सुनकर मेरे ज़हन में कुछ सवालात उठ रहे थे। एक तरफ तो वो सुनिसी बाबा के पास जोंकों वाला इलाज करवा रही थीं, दूसरी तरफ यहाँ प्राइवेट केबिन में बैठकर खाने पीने की बात कर रही थीं। सब कुछ मिलकर एक उलझन सी पैदा कर रहा था। मैंने शर्माते हुए पूछा, तो फिर आप जोंकों वाला इलाज क्यों करवा रही थीं? आंटी ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, बस कि कुछ खराबियां दूर करने के लिए। उम्र बढ़ रही है ना, थोड़ी बहुत एहतियात तो करनी पड़ती है। उनकी आवाज में एक औरत वाली नरमी थी। वो मुझे देख रही थीं और उनकी नज़र में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे अंदर तक मुतासिर कर रही थी। कैफे के इस बंद केबिन में मध्यम रोशनी में उनकी खुशबू, उनकी मुस्कुराहट और उनकी बालिग अदा, सब कुछ मिलकर मेरे दिल में एक तूफान बर्पा कर रहा था। आंटी ने जूस का एक घूंट लिया और आहिस्ता से बोले, मेरा खून बहुत गर्म हो जाता है जैसे ही मौसम बदलता है। गर्मी हो या सर्दी में एक बेचैनी सी हो जाती है। इसी वजह से मैं कभी कभी जून की लगवा लेती हूँ। ये एक पुराना तरीका है, खून को साफ करता है और को आराम देता है। मैं खामोशी से सर हिलाता रहा, उनकी बात सुन रहा था। वो थोड़ा सा रुक कर मुझे देखने लगे, फिर नर्म आवाज में जारी रखा, तुम्हारी भाभी मेरी भांजी है। इसके वालिदैन की वफात के बाद वो हमारे पास ही रहने लगी थी। बहुत छोटी थी तब। हमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला। फिर बाद में इसकी शादी करके इसे बहू बना लिया। उनकी आवाज में एक गहरा एहसास था। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं, जैसे पुरानी यादों में खो गई हो। पिछले 10 साल से हम दोनों अकेले ही रह रहे हैं, कोई और नहीं, बस मैं और वो, एक दूसरे का सहारा बनकर। आंटी की ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। एक तरफ तो उनकी तन्हाई की कहानी थी, दूसरी तरफ भाभी के साथ उनका ये रिश्ता। सब कुछ अचानक समझ में आ रहा था। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक बालिग औरत वाली गहराई थी। कैफे के इस प्राइवेट केबिन में मध्यम रोशनी में उनकी आवाज, उनकी खुशबू और उनकी ये ज़ाती बातें, सब कुछ मिलकर माहौल को और ज्यादा करीबी और निजी बना रहा था। मैंने शर्माते हुए पूछा, तो फिर आपको अकेले रहने में तन्हाई नहीं लगती? आंटी ने गहरी नज़र से मुझे देखा और आहिस्ता से बोले, अब तो लगती है, खास तौर पर जब कोई अच्छा और समझदार लड़का सामने आ जाए। उनकी ये बात सुनकर मेरे में एक हल्की सी लर्जिश सी दौड़ गई। दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। आंटी ने गहरी नज़र से मुझे देखा और आहिस्ता से बोले, अब तो लगती है, खास तौर पर जब कोई अच्छा, समझदार और खूबसूरत लड़का सामने आ जाए। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक ज़बरदस्त हलचल मच गई। उनकी आंखों में एक खास सी चमक थी जो बराह रास्त मेरे दिल तक उतर रही थी। मैंने शर्म से नज़र झुका ली, मगर चेहरे पर गर्मी चढ़ आई थी। आंटी ने हल्का सा हंस कर कहा, शर्मा क्यों रहे हो? मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ। तुम्हारी भाभी भी बहुत अकेली महसूस करती है। हम दोनों के लिए घर में एक अच्छा सा सहारा चाहिए जो हमारी फिक्र करे, हमारी बात सुने और हमारा ख्याल रखे। वो थोड़ा सा रुक कर जूस का झूंट लेती रही। उनकी आवाज में एक औरत वाली नरमी और कशिश थी। कैफे के इस प्राइवेट केबिन में हम दोनों के दरमियान फिजा भारी होती जा रही थी। मध्यम रोशनी, मीठी खुशबू और उनकी गहरी बातें, सब कुछ मिलकर एक रोमांवी माहौल बना रहा था। मैंने हिम्मत जमा करके पूछा, तो अब दोनों को वाकई किसी की जरूरत महसूस होती है? आंटी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और नर्म लहजे में बोले, हाँ, खास तौर पर रातों को जब तन्हाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तुम जैसा जवान, खूबसूरत और जिम्मेदार लड़का हमारे घर में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे में एक लहर सी दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उनकी आंखों में देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब ख्वाब तो नहीं है।
आंटी की अदा, उनकी खिली बातचीत और उनकी तरफ से मिलने वाली ये इशारे, सब कुछ मेरे अंदर एक नई सी बेकरारी पैदा कर रहा था। इतने में वेटर फ्रूट चाट लेकर आया। आंटी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खाओ, थोड़ा तरोताज़ा हो जाओ, आज तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा है। मैंने चाट का एक नवाला लिया, मगर मेरा दिमाग अब भी उन्हीं बातों में घूम रहा था। आंटी मेरे सामने बैठी थीं, खूबसूरत और एक खास कशिश लिए हुए।